Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about the tracheostomy, very important topic. It's a like procedure. So we will study everything related to tracheostomy like size, care, each and everything. एंड लाइक विथ लाइक फिगर के साथ पढ़ेंगे, इमेज के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्सेट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होता है दैट इज इमेज और क्लिनिकल बेस ज़्यादा आता है. सो आपको उस तरीके की प्रिपरेशन हो जाएगी. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हमारा प्यारा सा कोट है दैट इज सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज़ द करेज दैट काउंट्स. ओके, सो देखो लाइफ में एक टाइम सक्सेस होगा, फेलियर होगा, सक्सेस होगा, फेलियर होगा, सक्सेस होगा, फेलियर होगा. सो ये जो फिनोमेना है ना, ये हमेशा चलता रहेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सक्सेस ही मिलेगा या हमेशा फेलियर में ही रहोगे. इट्स ऑलवेज लाइक अप एंड डाउन. ठीक है, अप एंड डाउन होगा. सो लाइक जिंदगी में इट्स ऑलवेज लाइक दैट. सो आप अपनी उम्मीद कभी मत छोड़ना, लगे रहना, अपना 100% देते रहना, एंड येस एट द एंड you get success. What you want in your life you will get. Okay, it will definitely you will get. So start the procedure, start the tracheostomy. So tracheostomy basically होता क्या है? देखो, tracheostomy मतलब स्टोमा क्रिएटेड कहाँ पे? ट्रेकिया में. ट्रेकिया क्या है? हमारा ट्रेकिया यहीं पे है. सो स्टोमा क्रिएटेड इन ट्रेकिया, दैट इज ट्रेकियोस्टोमी. क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स टू वेंटिलेट, टू लाइक प्रॉपर ब्रीदिंग देने के लिए, टू प्रॉपर वेंटिलेट करने के लिए हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं. ठीक है ना. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द ट्रेकियोस्टोमी. आगे मैं और अच्छे से बताऊंगी. सो बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर, सबसे पहले हम थोड़ा सा ट्रेकिया के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, तो हमें थोड़ा इजी हो जाएगा कि यस ये होता है. सो ट्रेकिया क्या है? दिस इज द ट्रेकिया. ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, सबको पता है. ओके, सो जो ट्रेकिया है ना, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यू कैन एप्रिसिएट कि जो ट्रेकिया है ना, इट इज मेड अप ऑफ 16 to 20 सी सेप हाइलिन कार्टिलेज. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू आता है, वेरी टाइम्स आ रखा है कि ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ 16 to 20 सी सेप हाइलिन कार्टिलेज रिंग. ठीक है ना, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. एंड सो इसका जो लेंथ है ना, अप्रोक्स 10 to 15 सेंटीमीटर होता है ना. एवरेज आप 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आप एवरेज मान सकते हो. सो 10 to 15 सेंटीमीटर इज अप्रोक्स इसका साइज होता है. एवरेज 12 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो. ठीक है ना. सो दिस इज द फर्स्ट रिंग. एंड जो फर्स्ट रिंग होता है ना, फर्स्ट रिंग कनेक्ट द ट्रेकिया टू द लैरिंग्स. जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से आवाज निकलती है, दैट इज द लैरिंग्स, उसको कनेक्ट करता है. दिस इज कॉल्ड क्रिकॉइड कार्टिलेज. वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ आपको याद करना है फॉर एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड ट्रेकियोस्टोमी में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें पता होगी ना तो आगे आपको कॉम्प्लिकेशन में समझ में आएगा कि अच्छा ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. सो फर्स्ट रिंग कनेक्ट्स द ट्रेकिया टू द लैरिंग्स, इट इज कॉल्ड क्रिकॉइड कार्टिलेज. ठीक है ना. एंड ट्रेकिया स्टार्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. ट्रेकिया स्टार्ट एट द लोअर बॉर्डर ऑफ लैरिंग्स. ठीक है ना, एट C6 वर्टिब्रे. जो हमारा C6 वर्टिब्रे है ना, वहां से वो स्टार्ट होता है. एंड कहाँ पे होता है? एंड हमारा एक्सटर्नल एंगल पे होता है. एंड दिस इज T4 to T5. जो हमारा वर्टिब्रे है, थोरेसिक वर्टिब्रे है, T4 T5, वहां पे वो एंड होता है. ठीक है ना, ये एंड होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर. एंड देन इट इज डिवाइडेड इनटू राइट मेन ब्रोंकाई एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकाई. कहाँ पे? एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्राइना. यहाँ पे ये डिवाइड होता है ना, हमारा ऐसे ट्रेकिया आ रहा था, देन इट इज डिवाइडेड होता है राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड क्राइना. एंड आपको मैंने जब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा ईटी ट्यूब जो हम इंसर्ट करते हैं, इट शुड बी 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द क्राइना. क्राइना से अबव होना चाहिए, है ना, क्योंकि एकदम क्राइना पे आ जाएगा तो लाइक वो एकदम टच हो जाएगा तो लाइक एयर नहीं जा पाएगा. एंड उसके लाइक अगर किसी और लाइक राइट ब्रोंकाई या फिर लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर एंटर हो गया तो सिर्फ एक ही लंग्स को वेंटिलेट कर पाएगा. सो इट शुड बी एट 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द क्राइना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. सो coming to the tracheostomy क्या है? as I already said, this is the insertion of tube through the surgically created. अब यहाँ पे स्टोमा क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या था कि ओरल या फिर नेजल कैविटी के थ्रू डाल रहे थे तो हम डाल देते सीधा, बट यहाँ पे तो कोई कैविटी नहीं है ना, तो ऑफकोर्स सर्जिकली हम क्या करेंगे? स्टोमा यहाँ पे कुछ सर्जिकली कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ कट लगाएंगे, स्टोमा क्रिएट करेंगे, देन जाके हम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब अंदर डालेंगे. राइट. सो इंसर्शन ऑफ ट्यूब थ्रू सर्जिकली क्रिएटेड स्टोमा इनटू द ट्रेकिया टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन पेटेंट एयरवे. दिस इज द पर्पस. पर्पस क्या है मेरा? ट्रेकियोस्टोमी हम क्यों कर रहे हैं? टू स्टेबलाइज एंड मेंटेन द पेटेंट एयरवे. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये हमारा ट्रेकिया है एंड ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है. एंड यहाँ पे जो है ट्रेकियोस्टोमी इंसर्ट किया है, ट्रेकियोस्टोमी जो ट्यूब है इसको इंसर्ट किया है. ठीक है ना. दिस इज द थायराइड कार्टिलेज, दिस इज द
क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है. सो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लेस बिटवीन T2 एंड जो हमारा सेकेंड एंड थर्ड जो ट्रेकियल रिंग है ना, दिस इज अ ट्रेकियल रिंग. सो सेकेंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के बीच में डालते हैं. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. बिटवीन T2 इट्स नॉट थोरेसिक वाला T2, थोरेसिक लंबर वाला T2 नहीं, इट इज लाइक ट्रेकिया वाला T2 और T3 रिंग के बीच में डालते हैं. ठीक है ना, सेकेंड और थर्ड रिंग के बीच में डालते हैं. ओके, सो आगे हम इंडिकेशन पढ़ते हैं. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर दिखा देती हूँ. क्या करते हैं, सबसे पहले थायराइड कार्टिलेज को पैल्पेट करते हैं. थायराइड कार्टिलेज को पैल्पेट करते हैं. जो डालने वाले आते हैं ना, दैट इज एनेस्थेटिक्स, जो एनेस्थेटिक्स होते हैं या फिर ईएनटी होते हैं, ईएनटी सर्जन होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो थायराइड कार्टिलेज को पैल्पेट करते हैं. देन क्रिकॉइड कार्टिलेज को पैल्पेट करते हैं. देन स्टर्नल नॉच को पैल्पेट करते हैं. एंड देन स्किन इंसिजन इज प्लेस्ड 1 to 2 सेंटीमीटर इंफीरियर टू क्रिकॉइड कार्टिलेज. जो हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है उसके जस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर एक इंसीजन डालते हैं. इंसीजन कैसे डालते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडनल कैसे डालते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा जो वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, इंसीजन डालते हैं, डेट शुड बी हॉरिजॉन्टल. एज यू कैन एप्रिसिएट इन द पिक्चर कैसा है, हॉरिजॉन्टल इंसीजन डालते हैं. ठीक है ना. सो देखो ये यहीं पे होना चाहिए, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे. क्यों, अगर आपने टू हाई प्लेसमेंट कर दिया, आपने जो ये आपने इंसिजन डाला थोड़ा ऊपर डाल दिया एंड देन ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लेस कर दिया, तो क्या हो सकता है, देयर इज इंक्रीज द रिस्क ऑफ सबग्लोटिक स्टेनोसिस और फ्रैक्चर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज. क्योंकि ऊपर क्या है, थोड़ा सा क्रिकॉइड कार्टिलेज था तो उसकी जस्ट इंफीरियर कर रहे हैं ना, तो अगर आपने वो थोड़ा ऊपर कर दिया तो क्रिकॉइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर हो सकता है या फिर सबग्लोटिक स्टेनोसिस हो सकता है. बट अगर आपने टू लो, अगर आपने T2 T3 से और नीचे कर दिया तो क्या हो सकता है, देयर इज इंक्रीज द रिस्क ऑफ डैमेजिंग द वस्कुलर स्ट्रक्चर. वहाँ पे बहुत सारे ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे इतने सारे वेसल्स है, यू ऑलरेडी नो कितने सारे वेसल्स पास होते हैं हमारे ब्रेन को, कहाँ कहाँ है ना. सो देयर इज रिस्क ऑफ डैमेजिंग द वस्कुलर स्ट्रक्चर लाइक ब्रेकियोसेफेलिक वेन, इनोमिनेट आर्टरी और एक्सीडेंटल डिकैनुलेशन भी हो सकता है. सो दैट्स वाई वी पुट द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बिटवीन T2 एंड T3, जो हमारा ट्रेकियल जो रिंग है उसके सेकेंड एंड थर्ड के बीच में डालते हैं. ठीक है ना. देखो ये पहले स्किन, पहले इंसीजन डालते हैं, फिर अंदर वाला लाइक ट्रेकिया पे आते हैं, उसको लाइक ओपन करते हैं, इंसीजन इज रिट्रैक्ट करते हैं एंड देन सराउंडिंग टिश्यू को लाइक डिसोसिएट करते हैं कि थायराइड कौन से है, सबको डिसोसिएट अलग करते हैं. देन यहाँ पे देखो थायराइड ग्लैंड भी होता है ना, सो थायराइड इस्थमस इज डिवाइडेड टू एक्सपोज इनटू द ट्रैकिया, उसके अंदर जाते हैं, देन ट्यूब को प्लेस कर देते हैं. ठीक है ना. सो द सेकेंड ट्रेकियल रिंग इज देन डिवाइडेड इनटू अ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इज प्लेस्ड इनटू द ट्रैकिया. सो दिस इज द प्रोसीजर. सो इंडिकेशन क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है हमारा ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालने का, इंडिकेशन क्या होता है. सो देखो इमरजेंट, दो इंडिकेशन होते हैं, या तो इमरजेंट हो सकता है, मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन में, लाइक एकदम साइमल्टेनियसली अभी के अभी करना ही करना है, काइंड ऑफ इमरजेंसी कंडीशन. सो इमरजेंट भी हो सकता है और इलेक्टिव भी हो सकता है. इलेक्टिव क्या है कि प्लान ऑलरेडी लाइक एडवांस में प्लान होगा, दैट इज इलेक्टिव. सो इमरजेंट और इलेक्टिव के बीच में आपको डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए. सो इलेक्टिव सर्जरी भी आपने सुनी होगी कि ये इलेक्टिव सर्जरी है. सो इलेक्टिव क्या होता है कि इलेक्टिव मतलब कि प्लान, प्री प्लान्ड होते हैं, एडवांस में प्लान करते हैं, दैट इज द इलेक्टिव. सो इमरजेंसी कंडीशन में कब कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक्यूट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है और एंडोट्रेकियल ट्यूब आप इंसर्ट नहीं कर पा रहे हो. सो इन दैट केस, और पेशेंट को वेंटिलेट करना ही करना है. ठीक है. सो इन दैट केस, या फिर कुछ भी फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा हो या फिर एंजियोएडिमा हो रखा हो. सो इन दैट केस एंड ऑल्सो द सर्वाइकल एंड फेशियल ट्रॉमा में हम इमरजेंट ट्रेकियोस्टोमी करते हैं. देन इलेक्टिव कब करते हैं, प्लान इन एडवांस कब करते हैं. सो प्लान इन एडवांस कब करते हैं, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि पेशेंट को हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब डाला, पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब डाला, बट पेशेंट को लाइक प्रोलॉन्ग वेंटिलेटर की नीड है, प्रोलॉन्ग वेंटिलेटर की नीड है. लाइक पेशेंट जो है वो स्ट्रोक का है, पेशेंट है गुलियन बेरी सिंड्रोम का है, पेशेंट को लाइक कुछ ऐसा मेजर सर्जरी है जिसमें पेशेंट जो है वो खुद से ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, पेशेंट को प्रोलॉन्ग वेंटिलेटर की नीड है, मोर देन 10 डेज, मोर देन 14 डेज. तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक हम एंडोट्रेकियल ट्यूब पर पेशेंट को नहीं रख सकते हैं. ओके. सो व्हेन प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन नीडेड लाइक 10 to मोर देन 14 डेज, इन दैट केस प्रोफाइलेक्टिक प्रायर टू हेड एंड नेक सर्जरी. पता है कि हेड एंड नेक कैंसर है, इसमें लाइक सर्जरी करेंगे, उसके बाद पेशेंट को प्रोलॉन्ग वेंटिलेटर की नीड होगी. सो प्रोफाइलेक्टिकली उससे पहले
ट्रेकियोस्टोमी कर देते हैं, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी करते हैं, एंड जो कि रिफ्रैक्टरी टू अदर ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, सो इन दैट केस स्लीप एपनिया में भी करते हैं एंड सबग्लोटिक स्टेनोसिस में भी करते हैं, ठीक है ना। देन कमिंग टू द कि जो हम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालते हैं ना, वो किस तरीके का होता है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिंपल पढ़ा ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है, मतलब व्हाट्स द प्रोसीजर, क्यों करते हैं, इंडिकेशन क्या होता है एंड कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, बेसिकली द एनाटोमी हमने पढ़ी है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो हम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालते हैं वो किस तरीके का होता है। मैंने टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब पढ़ा था ना, पूरा मैंने आपको प्रॉपर दिखाया था, वैसे ही जो हमारा ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है ना, वो डबल ल्यूमेन भी होता है, सिंगल ल्यूमेन भी होता है। डबल ल्यूमेन सिंगल ल्यूमेन का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, इट इज द सिंगल ल्यूमेन, दिस वन इज द सिंगल ल्यूमेन। देखो इसमें आपको सिंगल ल्यूमेन दिख रहा होगा, है ना, जो कि सीधा ट्रेकिया में जाएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा दिस इज द डबल ल्यूमेन। इसमें मतलब एक ट्रेकियल वाला भी है एंड एक ब्रोंकियल वाला भी है, एंड यहाँ पे आपको पायलट बलून जो है ना, पायलट बलून है, ये दिख रहा होगा आपको बलून, है ना, एक ब्रोंकियल में जाएगा और एक हमारा ट्रेकिया में जाएगा। सो दिस इज द डबल ल्यूमेन, सिंपल 2 ल्यूमेन है इसमें, एंड अगर एक ही ल्यूमेन है दैट इज द सिंगल ल्यूमेन। सो ये इमेज आप ध्यान से देख लो, इमेज एग्जाम में आता है to identify what is this, so you should know this is tracheostomy, this is the single lumen tracheostomy and this is the double lumen tracheostomy। आपको इमेज आई थिंक विजिबल होगा अच्छे से, है ना। एंड अदर वन इज द फेनिस्ट्रेटेड एंड नॉन फेनिस्ट्रेटेड। तो फेनिस्ट्रेटेड क्या होता है, आपने याद करो, आपने नेफ्रो में पढ़ा होगा फेनिस्ट्रेटेड, है ना, फेनिस्ट्रेशन। सो फेनिस्ट्रेशन क्या होता है, फेनिस्ट्रेशन इज नथिंग, इट इज द होल, काइंड ऑफ होल। सो मतलब फेनिस्ट्रेटेड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब मतलब कि उसमें होल होगा, नॉन फेनिस्ट्रेटेड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब मतलब उसमें होल नहीं होगा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको ये होल दिख रहा है, आपको ये होल दिख रहा है। सो दिस इज द फेनिस्ट्रेटेड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब एंड इसमें कोई होल नहीं है ना, सो दिस इज अ नॉन फेनिस्ट्रेटेड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, वेरी सिंपल, ठीक है ना। एंड अदर वन इज द कफ एंड नॉन कफ भी होते हैं। कफ नॉन कफ क्या होता है, कुछ नहीं होता है, दिस इज द अनकफ। इसमें देखो आपको पायलट बलून कहीं दिख रहा है, नहीं ना, देखो ये पायलट बलून है, ये यहाँ पे हमने इसमें एयर डाला तो ये इन्फ्लेट हो गया, जो बलून है ये इन्फ्लेट हो गया, है ना। सो दिस इज द कफ, दिस वन इज द कफ, मतलब कफ है, यहाँ पे कफ है, कफ को ये कफ इन्फ्लेट हो गया पायलट बलून में एयर डालने के बाद, यहाँ पे कोई कफ नहीं दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। सो दिस इज द अनकफ, दिस इज द अनकफ एंड दिस वन इज कफ, दिस वन इज अनकफ, दिस वन इज कफ। आ गई बात समझ में। एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एग्जाम में आपको ये पायलट बलून देखना है, पायलट बलून होगा इट मीन्स दिस वन इज कफ, पायलट बलून होगा इसका मतलब क्या होगा, उसमें एयर डालना इसका मतलब क्या है, वो कफ हो जाएगा, राइट, ठीक है। सो ऐसे आइडेंटिफाई करना है। सो डबल ल्यूमेन, सिंगल ल्यूमेन, फेनिस्ट्रेटेड, नॉन फेनिस्ट्रेटेड एंड कफ एंड नॉन कफ। सो देखो नॉन कफ ट्यूब ना बेसिकली हम चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं, वेरी सिंपल। नॉन कफ आपको मैंने जब एंडोट्रेक्यूल पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना कि एंडोट्रेक्यूल जो ट्यूब है, नॉन कफ बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, न्यूनेट्स में, चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं। वैसे ही नॉन कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब भी हम बेसिकली चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कफ क्या है, कफ में क्या है, एयर हम एयर डालते हैं, कहाँ डालते हैं, यहाँ पे एयर डालते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे हम एयर डालते हैं पायलट बलून में अप्रॉक्स 5 ml। एंड जो यहाँ पे कफ प्रेशर शुड बी लेस देन 20 mmHg। हमने ईटी में भी पढ़ा था, एंडोट्रेकियल ट्यूब में भी हमने पढ़ा था कि कफ प्रेशर होना चाहिए। सो कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में भी कफ प्रेशर है वो शुड बी लेस देन 20 mmHg। एंड वो कैसे मेजर करते हैं, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एनीरॉइड कफ प्रेशर मैनोमीटर। ये भी ऑलरेडी नॉर्सेट में पूछ रखा है, दिस इज एनीरॉइड कफ प्रेशर मैनोमीटर, जो कि हम एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का कफ का प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है ना। सो ये कफ क्या करता है, कुछ नहीं करता है, हमने जो एंडोट्रेकियल ट्यूब में जो कफ जो काम करता है वही काम यहाँ पे भी करता है। इट प्रॉपरली सील अराउंड द ट्रैकिया एंड उसकी वजह से एयर लीकेज नहीं होगा, ठीक है ना, टाइडल वॉल्यूम मेंटेन करेगा, एस्पिरेशन में प्रिवेंट करेगा, कभी भी फिक्स नहीं करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे में सोचना कि ये जो कफ है वो फिक्स करता है, नो, इट इज़ नॉट फिक्सिंग, ये फिक्स नहीं करता है। ये क्या करता है, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करता है, एयर लीकेज से प्रिवेंट करता है, प्रॉपर एक सील बना देता है ना। ये ट्रैकिया में गया एक प्रॉपर सील बना देगा। तो लाइक ये नहीं है कि लाइक वो क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला अभी कि ऐसा नहीं है कि ये फिक्स करता है कि जाके ट्रैकिया में फिक्स कर दिया। सो फिक्स नहीं करता है, जस्ट एस्पिरेशन से प्रिवेंट करता है और लीकेज से प्रिवेंट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स करने के लिए दिस इज फ्लैंज होता है हमारा, है ना, दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम लगाते हैं टैग, व्हाइट कलर का टैग, कोई से भी कलर का टैग लगाते हैं एंड ये फिक्सिंग का काम करता है, ठीक है ना। ये हम प्रॉपर फिक्स करते हैं, या फिर यहाँ पे सूचर्स भी लगा देते हैं, कुछ लोग कुछ डॉक्टर्स जो है यहाँ पे सूचर्स भी लगा देते हैं। सो सूचरिंग जो है वो फिक्स करता है, या फिर जो टैग लगाते हैं वो फिक्स करता है, वो फिक्स नहीं करता है, ओके। सो
ये हमने पढ़ लिया। देन पार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द, ये हमारा ट्रेकियोस्टोमी की ट्यूब है बेसिकली। सो ये जो है ना, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर कैनुला होता है। आउटर कैनुला क्या होता है? आउटर कैनुला इज नथिंग, इट इज लाइक कि आउटर कैनुला जो डालोगे ना, दैट विल बी द परमानेंटली फिक्स्ड होगा ट्रेकिया में, उसको आप लाइक रिमूव नहीं करते, वो परमानेंटली फिक्स होता है, दैट इज द आउटर कैनुला। एंड उसके अंदर एक इनर कैनुला होता है, सेम ही होता है। इनर कैनुला क्या करता है कि आप टाइम टू टाइम आप उसको रिमूव करके आप उसको क्लीन करके वापस से डाल सकते हो। सो लाइक उसमें कुछ भी क्लॉट्स वगैरह कुछ भी फंस गया है, कुछ भी लाइक सिक्रेशन वगैरह क्लॉग्ड हो गया, तो वो निकाल के क्लीन करके वापस से डाल सकते हो। सो इनर कैनुला का ये काम हो गया, ठीक है ना। एंड एक होता है हमारा ऑब्टूरेटर। यहाँ पे ऑब्टूरेटर नहीं रखा है मैंने, यहाँ पे ऑब्टूरेटर सिंपल होता है, ऐसे होता है, ऐसे ब्लंट सा होता है, सिंपल सा, ऐसे सिंपल से स्ट्रक्चर होता है। ऑब्टूरेटर क्या करता है? ऑब्टूरेटर काइंड ऑफ गाइड वायर या स्टिलेट की तरह काम करता है। मतलब कि जब हम स्टोमा क्रिएट करते हैं ना, उसके बाद पहले ऑब्टूरेटर डालते हैं। ऑब्टूरेटर डाल दिया, काइंड ऑफ दिस, समझ लो ये ऑब्टूरेटर है। ऑब्टूरेटर डाल दिया, देन उसके बाद अंदर हम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डाल देते हैं। देन ट्रेकियोस्टोमी अंदर ट्यूब डालने के बाद ऑब्टूरेटर बाहर कर लेते हैं। सो ऑब्टूरेटर कुछ नहीं करता, जस्ट काइंड ऑफ गाइड वायर, गाइडिंग करता है ना। सो इट हेल्प टू ईज द इंसर्शन ऑफ ट्यूब ड्यूरिंग प्रोसीजर, शुड रिमूव इमीडिएटली आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। वो अंदर नहीं रहता है, सिर्फ आउटर कैनुला और इनर कैनुला अंदर रहता है, ऑब्टूरेटर नहीं रहता है। इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ गाइड वायर और स्टिलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। प्लेस ऑलवेज नियर द बेड साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगा होता है ना, उनमें हम क्या करते हैं, बेड साइड एम्बू बैग होना चाहिए, एक एम्बू बैग होना चाहिए, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे है। क्योंकि अगर इन बिटवीन लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, कुछ भी एनी सर्कमस्टांसेस हो गया, वेंटिलेटर बंद हो गया, तो एंड इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आपको पेशेंट को क्या होगा, मैनुअली आप ब्रीथ दोगे ना। मैनुअली कैसे दोगे? मुंह से तो फूक के दोगे नहीं, तो कैसे दोगे? एम्बू बैग से दोगे ना, है ना। ऐसे में मुंह से फूक के देना होगा, नो, हमें किससे देना होगा? एम्बू बैग से देना होगा। सो हमेशा अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है, आइदर ईटी और ट्रेकियोस्टोमी, एनी काइंड ऑफ लाइक इन्वेजिव कुछ डला हुआ है पेशेंट को फॉर वेंटिलेशन, हमेशा एक एम्बू बैग बेड साइड होना ही होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी होगा तो क्या होना चाहिए? ऑब्टूरेटर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन केस अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बाहर आ गई तो क्या होगा? अगर ये स्टोमक क्लोज हो गया ना, बहुत दिक्कत हो जाती है, पेशेंट कैन डाई ऑल्सो। सो जैसे ही अगर लेट्स सपोज अगर ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बाहर आ गई, तो आप फटाफट ऑब्टूरेटर डाल दोगे, सो डैट वो क्लोज ना हो, जो स्टोमा है वो क्लोज ना हो, है ना। सो ऑब्टूरेटर डाल दोगे एंड फटाफट डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दोगे एंड लाइक फिर से री इंसर्ट कर सकते हैं। इसलिए ऑब्टूरेटर प्लस एम्बू बैग हमेशा अगर पेशेंट ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब पर है तो रखना है बेड साइड। तो आपको पार्ट्स क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। देन कमिंग टू द साइज चार्ट, कि कौन सा साइज किस में यूज करना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, ये मैंने मेडस्केप जो पता है ना आपको, मेडस्केप एक साइट होती है, वहां से मैंने ये लिया है। अगर बेबी प्री टर्म है मतलब लेस देन 1 kg का है, तो हम 2.5 mm इंटरनल डायमीटर वाला वो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब चूज करेंगे। अगर बेबी प्री टर्म है 1 kg to 2.5 kg का है, तो हम 3 mm चूज करेंगे। अगर बेबी 0 to 6 मंथ का है तो 3 to 3.5 mm लेते हैं। 6 मंथ to 1 year है तो 3.5 to 4 mm लेते हैं। 1 to 2 year है तो 4 to 4.5 mm लेते हैं। अगर चिल्ड्रन मोर देन 2 years है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एज इन ईयर्स प्लस 16 अपॉन में 4, तो आपको वो mm आ जाएगी, ठीक है ना। एडल्ट फीमेल के लिए बेसिकली हम 6.5 to 7.5 mm यूज करते हैं, और एडल्ट मेल के लिए बेसिकली हम 7.5 to 8 mm यूज करते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज इंटरनल डायमीटर। अगर वो एग्जाम में आउटर डायमीटर आ गया कि आउटर डायमीटर, तो कुछ नहीं करना है, जस्ट आप 1.5 mm प्लस कर देना। लेट्स सपोज अगर आपको पूछ लिया एग्जाम में कि प्री टर्म है, लेस देन 1 kg है, आउटर डायमीटर ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कैसा होना चाहिए? सो आपको याद रखना 2.5, सो 2.5 में 1.5 प्लस कर दो। 2.5 में 1.5 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? इट्स लाइक 2 3 4 4 mm, है ना, 4 mm यूज कर देंगे, वेरी सिंपल। सो आउटर डायमीटर में बस आपको एक ही चीज याद रखना है कि +1.5 मेनली आपको इंटरनल डायमीटर याद करना है, ठीक है ना। सो ये हमारा ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का साइज चार्ट भी आपको समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द प्रोसीजर, मतलब मैं आपको एक प्रोसीजर बता रही हूँ। एंड क्लिनिकल प्रोसीजर्स इमेज बेस्ड इज काइंड ऑफ फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द नॉर्सेट, है ना। आपको पता है कॉन्सेप्टुअल, जो फैक्चुअल्स थोड़े कम आते हैं, बेसिकली क्लिनिकल, इमेज बेस्ड हो गया और प्रायोरिटी बेस्ड हो गया, है ना। ये वाला सिचुएशन बेसिस हो गया, कोई सिचुएशन दे देंगे देन बोलेंगे आप क्या करोगे, है ना। इस तरीके का एमसीक्यू ज़्यादा आता है, क्योंकि जो नॉर्सेट है ना
वो ये चाहता है, जो एम्स है वो ये चाहता है कि आपको एक वो काइंड ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। जब आप एज अ बेड साइड नर्स जब बनोगे तो आपका पेशेंट को पता होना चाहिए कि आपको उस सिनेरियो में क्या करना है, इस सिनेरियो में क्या करना है। सो वो अभी से ही प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वो उसका जो एग्जाम का पैटर्न है ना उस बेसिस पे होता है, प्रैक्टिकल बेसिस पे ज़्यादा होता है। कुछ टफ नहीं होता है, लोगों को टफ पता नहीं क्यों लगता है, बट मुझे सबसे बेस्ट नॉर्सेट लगता है अदर्स एग्जाम के कंपैरिजन में, है ना। सो कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशन, कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है फॉर ट्रेक्योस्टोमी पेशेंट को डालते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इमीडिएटली क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ब्लीडिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना कितने सारे वस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो अगर उसको पंक्चर हो गया तो ब्लीडिंग हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है। कुछ पेशेंट का कंटेंट जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ट्रकिया से सीधा लंग्स में चला जाएगा तो एस्पिरेशन हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, स्ट्रक्चरल डैमेज टू द ट्रैकियल रिंग ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि हम वहीं पे तो इंसर्ट कर रहे हैं। ट्यूब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, पता चले कि हम ट्रकिया में डाल रहे थे, पता चले वो इसोफेगस में चले गए, है ना। सो ट्यूब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। सर्जिकल इम्फाइसीमा हो सकता है। सर्जिकल इम्फाइसीमा क्या होता है, इट इज़ अ सबकुटेनियस इम्फाइसीमा, मतलब कि स्किन के अंडर जो है वो एयर जो है वो लीकेज हो गया, तो अंदर जब आप पैल्पेट करो तो ऐसे क्रैपिटस आपको ऐसे फील होगा, है ना। सो उसके अंदर एयर चला जाएगा। बेसिकली क्यों होता है ना ये, अगर आप लाइक जो साइज़ है अप्रोप्रिएट साइज़ यूज़ नहीं करोगे तो वो दिस इज़ अ मेन रीज़न फॉर सबक्यूटेनियस इम्फाइसीमा। उसके अलावा लाइक न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, एयर एंट्री इनटू द लंग्स, उसकी वजह से लंग कोलैप्स हो सकता है, टेलेक्टेसिस भी हो सकता है ना, न्यूमोमीडियास्टिनम हो सकता है, इन्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस ऑल प्रोसीजर शुड बी प्रॉपर स्टेराइल होना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना चाहिए, हमें एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना है। क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ भी इन्वेजिव प्रोसीजर कर लो, एनी इन्वेजिव प्रोसीजर दैट विल इंक्रीज द चांस फॉर इन्फेक्शन, ठीक है ना, एनी इन्वेजिव प्रोसीजर, इवन अ कैनुलेशन ऑल्सो, ओके। उसके अलावा ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकता है, क्योंकि स्कार फॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकता है, ट्रेकियल नेक्रोसिस हो सकता है। ट्रेकियो आर्टेरियल फिस्टूला, ट्रेकियो आर्टरी में फिस्टूला क्रिएट हो सकता है, या फिर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा, उसकी वजह से ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा तो फिस्टूला क्रिएट हो सकता है। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हो सकता है ना। ट्रेकियो मलेसिया, मतलब कि तो ट्रेकिया के जो मसल्स है ना वो वीक हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है ना। डीकैनुलेशन हो सकता है। डीकैनुलेशन क्या होता है, डीकैनुलेशन इज नथिंग, इट इज लाइक कि जो ट्यूब है वो आउट हो गया, है ना। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को आउट करने को बोलते हैं डीकैनुलेशन। तो डीकैनुलेशन हो सकता है, ट्रेकियोक्यूटेनियस फिस्टूला हो सकता है, डिसफिगरिंग स्कार, सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की वजह से, ठीक है ना। प्रोसीजर में क्या करते हैं, प्रोसीजर में मैंने अभी आपको एनाटॉमी बेसिस पे बताया था कि T2 T3 के बीच में करते हैं, हॉरिजॉन्टल इंसिजन डालते हैं, बट उससे पहले हमें कंसेंट लेना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर करना है ना हमें सबसे पहले कंसेंट लेना होता है कि भाई लाइक हम आपका यहाँ पे एक ट्यूब डालना चाहते हैं, यू आर एग्री और नॉट एग्री, है ना। उसका हम प्रॉपर पूरा कॉम्प्लिकेशन बताएंगे, एडवांटेज बताएंगे, हम क्यों करना चाहते हैं, है ना, बेनिफिट्स क्या है एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सो वी इन्फॉर्म एवरीथिंग टू देयर रिलेटिव और द पेशेंट एनी, है ना। सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट ही वही होता है ना कि हर चीज़ इन्फॉर्म करने के बाद कंसेंट लेना, ठीक है ना। देन वाइटल साइन हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है ना। अप्रोप्रिएट साइज हमें चूज़ करना है, ऑफ कोर्स कौन सा साइज कब चूज़ करना है मैंने बता दिया आपको। एंड ऑलवेज 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 रिससिटेटिव ट्रॉली हमेशा बेड साइड रेडी होना चाहिए। सो दिस इज द रिससिटेटिव ट्रॉली। मैंने कल परसों मैंने एनेस्थीसिया वाली क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बॉयल्स अपरेटस बताया था, है ना, एनेस्थीसिया मशीन दिखाई थी। सो आपको पता चला वहाँ पे मैंने दिखाया था ना, वेपराइजर था, पिंक कलर का, येलो कलर का वेपराइजर होता है। इसमें देखो वेपराइजर नहीं होता है, बट दिखने में दोनों सेम सेम सा लगता है, बट बहुत डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। सो दिस इज द क्रैश कार्ड बोल सकते हो, रिससिटेटिव ट्रॉली बोल सकते हो। सो यू शुड नो दिस इज द रिससिटेटिव ट्रॉली और क्रैश कार्ड में भी एग्जाम में पूछ सकते हैं अगर मूड हुआ तो, है ना। पोजीशन कौन से देने, वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना कोई भी प्रोसीजर के लिए। तो पोजीशन क्या है, मैंने कितनी बार आपको रोज पोजीशन बता दिया है। मैंने जब पोजीशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई सी भी सर्जरी होती है, ENT सर्जरी में कौन सा पोजीशन देते हैं, दैट इज द रोज पोजीशन, है ना। सुपाइन विथ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हेड, है ना। उसके बाद हम LA देंगे, 2% जाइलोकेन देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप बिना एनेस्थीसिया दिए कैसे कर सकते हो ये प्रोसीजर, है ना, कितना पेनफुल होगा। एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना है। एंड आफ्टर प्रोसीजर
हमें कौन सा पोजीशन देना है, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलर पोजीशन देना है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर लाइक ड्रेनेज हो, एडिमा नहीं होगा और एस्पिरेशन से भी प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना। सो आफ्टर प्रोसीजर हमें कौन सा पोजीशन देना है, फॉलर पोजीशन देना है। ड्यूरिंग कौन सा देना है, ड्यूरिंग हमें रोज पोजीशन देना है, ठीक है ना। पेशेंट को ना हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी सिखाना है। क्यों? क्योंकि ट्रेकेस्टोमी ट्यूब डल गया ना, अब पेशेंट बोल नहीं पाएगा, है ना, एयर अंदर जा नहीं पाएगा तो अच्छे से प्रॉपर बोल नहीं पाएगा पेशेंट। तो हमें उनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पेशेंट को सिखाना है, लाइक कि कॉल बेल लगा दो या फिर पेपर पेंसिल वगैरह या फिर और भी बहुत सारे मोड्स होते हैं ना, वो पेशेंट को हमें सिखाना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पेशेंट को आना चाहिए, है ना। सो नर्सिंग केयर में क्या क्या होगा, ऑफ कोर्स आपको वो साइट डेली क्लीन करना होगा। दिस इज द साइट, है ना, उसको हम डेली क्लीन करते हैं। एवरी शिफ्ट में, एवरी 8 आवर्ली हमें क्लीन करना होता है, लाइक प्रॉपर स्ट्रोकिंग होती है, क्लीन प्रॉपर स्टाइल टेक्निक के थ्रू हम लाइक 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक मतलब क्लीन करते हैं विथ नॉर्मल स्लाइन, नॉट बीटाडिन। बीटाडिन यूज नहीं करते ये, हाँ, दिस मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम, सो मैं बता दूं आपको बीटाडिन कब यूज करते हैं, अगर आपको लगे कि इन्फेक्शियस है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्फेक्शियस है, वुंड इन्फेक्शियस है, कुछ पस वस ड्रेन हो रहा है ना, या फिर अभी आज ही ट्रेकिस्टोमी ट्यूब डाला है, तो उस इन दैट सिचुएशन आप बीटाडिन यूज कर सकते हो। बीटाडिन गॉज से आप क्लीन करोगे, बीटाडिन गॉज होता है ना, ये गॉज ही दिख रहा है आपको, बीटाडिन गॉज से आप क्लीन कर सकते हो। बट नॉर्मली हम किससे क्लीन करते हैं, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन गॉज से हम क्लीन करते हैं, नॉर्मल सलाइन में गॉज को डिप करके क्लीन करते हैं, है ना। आर्टरी फोर्सेप्स से क्लीन करने के बाद 1 स्ट्रोक, एक यहाँ पे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 1 ऐसे पूरा क्लीन करके फिर एक स्टेराइल गॉज यहाँ पे अंदर प्रॉपर लगा देते हैं, ठीक है ना। सो क्लीनिंग द साइड, चेंजिंग द ड्रेसिंग, ये जो ड्रेसिंग है एवरी 8 वाली चेंज करनी होती है, एंड सक्शन, ऑफ कोर्स सक्शन तो करना ही करना है, ठीक है ना। प्रॉपर सक्शन करना है, एकदम लाइक डीप नहीं जाना है। डीप किसको बोलते हैं, मतलब कि आप अंदर डालोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस फील होगा, दैट इज द डीप सक्शनिंग। तो आपको थोड़ा ऊपर करके लाइक 1 to 2 सेंटीमीटर ऊपर करना है पहले, मतलब आपने अंदर डाला सक्शन कैथेटर, आपको रेजिस्टेंस फील होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा 1 to 2 सेंटीमीटर ऊपर लेना है, देन आपको सक्शन करना है। क्यों? क्योंकि डीप सक्शनिंग से पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया में जा सकता है, क्योंकि वेगस नर्व जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाएगा, तो ब्रेडिकार्डिया पेशेंट को हो सकता है। ड्रेसिंग चेंज एवरी 8 आवर्ली और एज पर नीड, अगर मे बी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिक्रीशन है तो सिक्रीशन की वजह से ये गंदा हो गया तो 2 घंटे में गंदा हो गया तो 2 घंटे में भी करना पड़ जाएगा, है ना। बट यूजुअली हम 8 आवर में चेंज करते हैं। एम्बू बैग एंड ऑब्टूरेटर ऑलवेज एट द पेशेंट बेड साइड, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इफ क्लाइंट्स ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल, क्या करना है आपको, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो आपको क्या करना है, आपको सक्शन करना है, इमीडिएट सक्शन करना है, पेशेंट को वेंटिलेट करना है मैनुअली, एंड डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है फॉर री इंसर्शन अगर ब्लॉक वगैरह हो गया तो, ठीक है ना। अगर एक्सीडेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक्सीडेंटली वो जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है वो बाहर आ गया है तो क्या करना है, प्लेस ऑक्सीजन ओवर द स्टोमा साइड, इन्फॉर्म द डॉक्टर, ठीक है, अगर कंप्लीटली बाहर आ गया है तो, ठीक है ना। अगर पार्शियली स्टोमा बाहर आया तो आपको जेंटली आपको री इंसर्ट करना है एंड देन डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यस, कैनुलेशन क्या होता है, कैनुलेशन इज नथिंग, इट इज द लाइक इंसर्शन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। डी कैनुलेशन क्या होता है, डी मतलब कि रिमूवल, रिमूवल ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इज नोन एज डी कैनुलेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, पायलट बलून दिखाया ना मैंने आपको, पायलट बलून में एयर को डालना इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेट कर रहे हैं, है ना। ये जो हमारा पायलट बलून है इसमें हम एयर डालेंगे ना, दैट इज इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है, एयर को निकालना, है ना, एयर को एक्सट्रैक्ट कर देना, वापस से सिरिंज से एयर को निकाल देंगे, दैट इज डिफ्लेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। इससे ज़्यादा नहीं आएगा एग्जाम में, दिस इज सफिशियंट एंड मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया है। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट दिस टॉपिक एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अच्छे से बस पढ़ते रहो आप लोग, ओके, सो ऑल द बेस्ट।